हेलो एवरीवन, हेलो। क्या स्क्रीन दिख रही है? एवरीथिंग इज क्लियर? हेलो। क्या स्क्रीन दिख रही है? एवरीथिंग इज क्लियर? एक थम्स अप दे दो या फिर कोई कंफर्मेशन दे दो। इवन आई बी अश्योर्ड देन। हेलो, हेलो। गुड आफ्टरनून मेघना। ओके, आई कैन सी योर मैसेजेस। ओके, ओके। गुड आफ्टरनून जागृति, गुड आफ्टरनून प्राची, गुड आफ्टरनून। ज्वाइन कर लो जल्दी, देन विल बिगिन विद द चैप्टर। आज सेकेंड पार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स का, जिसके अंदर मेजरली हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे एंड फिर एपरेंट हाइट, रियल हाइट, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो सब देख लेंगे। ओके। और जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तब तक मैं पूछ लेता हूँ सबसे कि आप सबका पढ़ाई कैसे जा रहा है, बिकॉज यू हैव अ टेस्ट कमिंग अप ना ऑन 30th, जिस कल। तो प्रिपरेशन बढ़िया जा रहे हैं? हाय, हेलो लिप्ति, हेलो। प्रिपरेशन बढ़िया जा रहे क्या नेक्स्ट टेस्ट के, जो कि 30th को होगा, जो कि कल है? आई होप आप सब ने पढ़ा तो होगा एंड यू ऑल माइट बी एमिंग टू इम्प्रूव इन द नेक्स्ट टेस्ट। गुड आफ्टरनून जिया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। तो ज्वाइन कर लो जल्दी से, देन विल बिगिन विद द चैप्टर। आज कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, तो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है ना? लास्ट क्लास आई नो कुछ फ्यू कम क्वेश्चन लाया था मैं। गुड आफ्टरनून हर्ष, गुड आफ्टरनून। नहीं भैया, बीपी लो है तो इसीलिए क्लास भी मुश्किल से हो रही है अभी। ओके प्राची, कोई इशू नहीं है। अगर आपसे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं होता है तो इट्स नॉट एन इशू। प्लीज डोंट सैक्रिफाइस योर हेल्थ फॉर दैट, ठीक है? फर्स्ट फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर रिकवरी, ठीक है? उसके बाद आप चाहे तो टेस्ट दे देना। ओके, बाकी सब लोग ज्वाइन कर लो, देन विल बिगिन द चैप्टर। आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे मेजरली, उसके बाद हम लोग स्नेल्स लॉ देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग एपरेंट डेप्थ वाले क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें एक फिश रहता है पानी के अंदर और फिर पूछते हैं कि उसका रियल हाइट क्या होगा, एपरेंट हाइट क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद उन पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, ठीक है? जहाँ पर मैं भी करता था पहले, लेकिन अब नहीं करता हूँ। ओके। हाय रियाज, हाय हाय। गुड आफ्टरनून डोरमी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो शुरू करें क्लास के साथ, और 1 मिनट वेट करते हैं, देन विल बिगिन विद द क्लास। ओके, कोई बात नहीं डोरमी, वी हैव जस्ट स्टार्टेड अभी, इसलिए क्लास बिगिन होने के 5 मिनट तक मैं वेट करता हूँ, ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट लेट ज्वाइन कर रहा है तो वो ज्वाइन कर सके, फिर उसके बाद एक ही साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो विल बिगिन। आई गेस सारे स्टूडेंट्स आ गए होंगे, बाकी स्टूडेंट्स जो आज नहीं है वो रिकॉर्डेड लेक्चर तो देख ही लेंगे, तो दैट्स नॉट एन इशू। विल बिगिन विद टुडेज क्लास, ठीक है ना? हाय ईरा, हाय। तो विल बिगिन विद टुडेज क्लास। ओके, तो आज हम लोग कवर करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? अब रिफ्रैक्शन क्या है, देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो वो बेसिक चीज़ है जो सभी को पता रहता है, ठीक है? रिफ्रैक्शन में हो क्या रहा था, एक मिरर था, ठीक है? और लाइट रे आती थी यहाँ से, जो कि स्ट्राइक करती थी, और फिर वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता था। लेकिन अब रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन इज टोटली ऑपोजिट। यहाँ पर भी एक इंसिडेंट लाइट रे रहता है, ठीक है? वो यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है, लेकिन वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होने के बदले वो सेकेंड मीडियम में एंटर कर लेता है। मान लो कि दिस इज वाटर एंड दिस इज ऑयल। तो इंसिडेंट रे जो कि हमारा फर्स्ट मीडियम है, जो कि यहाँ पे वाटर है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करने के बाद सेकेंड मीडियम में एंटर हो जाता है, ठीक है? और फिर वो जैसे ही सेकेंड मीडियम में एंटर होता है वो थोड़ा बेंड हो जाता है। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला रे जो है ना, थोड़ा सा बेंड हो गया अपने पास से। ओरिजिनली हमारा इंसिडेंट रे इस पाथ में जा रहा था, लेकिन हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो जाता है। अब ये क्यों बेंड होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो दिस वाज द बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फिर रिफ्रैक्शन में बेसिकली वो क्या है, इंसिडेंट लाइट रे जो कि इंसिडेंट है एक पर्टिकुलर मीडियम में, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सर्फेस एंटर्स द सेकेंड मीडियम, ठीक है, एंड इट बेंड्स। क्या बेंडिंग जरूरी है?
मोस्ट ऑफ द केसेस में बेंडिंग हाँ होता है. ओके, तो अब पढ़ते कि ये बेंडिंग होता क्यों है एंड व्हाट इज द कॉज फॉर दिस बेंडिंग. तो देखो, bending of light that takes place when light moves from one medium to another medium is called as refraction of light. ठीक है. मान लो कि यहाँ पे दिस इज माई इंटरफेस विच इज सेपरेटिंग द टू मीडियम्स. ओके, ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2. इंसिडेंट लाइट रे इज इन मीडियम 1 जो कि आके यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ये ब्लू लाइन इज अ नॉर्मल. ओके, और ये इंसिडेंट लाइट रे. आफ्टर स्ट्राइकिंग एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इट एंटर द सेकंड मीडियम एंड इट बेंड्स. आप देख सकते हो कि इनिशियली इंसिडेंट लाइट रे इस रेड वाले पाथ के अलॉन्ग जाना चाहिए था, लेकिन अब वो बेंड हो गया. ठीक है, अब वो बेंड क्यों होता है मैं बताता हूँ. देखो, अब ये बेंड हो गया, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें नोट करना, विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या, इट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल विच इज ओवर हियर. दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक्स अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो फिर यहाँ पे दिस बिकम्स द एंगल ऑफ डिविएशन. एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, इट इज द एंगल बाय विच द रिफ्रैक्टेड रे डिविएट्स आफ्टर एंटरिंग द सेकंड मीडियम. ठीक है, इट इज द एंगल बिटवीन द इनिशियल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, जो कि यहाँ पे रेड में मैंने लिखा है. दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन. ओके, तो फिर अब ये बेंडिंग होता क्यों है. देखो, ये बेंडिंग होता है ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड. जब लाइट रे एक पर्टिकुलर मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है ना, तो फिर उसका स्पीड चेंज हो जाता है. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल चाहिए क्या होता है, आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस वन. मान लो कि आप सबसे पहले रोड पर हो. ठीक है, अरे यार स्पेलिंग. मान लो कि आप रोड पे दौड़ रहे हो. ठीक है, लेट्स से यू आर रनिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड रोड पर. ठीक है, और फिर अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको लेके स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा. ठीक है, अब मैंने आपको पूल में फेंक दिया और अब मैं बोल रहा हूँ कि दौड़ो. अब आपके एफर्ट्स तो सेम है, आप अपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन आपका स्पीड क्या सेम रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड? नहीं, वो चेंज हो जाएगा. इट विल रेड्यूस डाउन टू लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर चेंज ऑफ मीडियम हुआ, चेंज ऑफ मीडियम की वजह से आपका स्पीड भी इफेक्ट हुआ. सबसे पहले जब आप यानी कि जब आप पूल के बाहर दौड़ रहे थे, आपका स्पीड ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही आपने पूल में एंट्री किया उसके बाद आप कोशिश कर रहे हैं दौड़ने की, लेकिन आप दौड़ नहीं पा रहे, आपका स्पीड कम हो जा रहा है. ये सेम चीज़ होता है लाइट के साथ भी. जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो फिर उसका स्पीड ऑफ ट्रैवल चेंज हो जाता है. स्पीड ऑफ ट्रैवल ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम या फिर एयर, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जैसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. स्पीड इन वैक्यूम होता है ये. ठीक है, और फिर कोई भी अदर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है. मैक्सिमम स्पीड होता है इन वैक्यूम विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. कोई भी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है. ओके, इट इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ इन वैक्यूम. ओके, समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है? ओके, ठीक है. ठीक है, तो इतना क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. गुड इवनिंग शिव, गुड इवनिंग. आ जाओ, आपने ज़्यादा मिस नहीं किया था, बस एक बेसिक सा चीज़ कह रहा था रिफ्रैक्शन के बारे में. क्लियर है? अगर किसी को कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आए तो फिर आस्क. ठीक है, पूछो, डरो मत. ठीक है, मैं हूँ ही इसलिए ताकि मैं आप सबके डाउट सॉल्व कर पाऊँ. ओके, तो आगे बढ़े. So now we'll move on to laws of refraction. Just like we had laws of reflection, now we have laws of refraction. So laws of refraction क्या कह रहा है? Incident light ray, normal and the refracted light ray lie in the same plane, which is very similar to the law which we had seen in reflection. जहाँ पे incident light ray, normal and the reflected light ray were in the same medium. Where they were in the same plane. Sorry, same plane, not in the same medium. Okay. तो ये है पहला law of refraction. Second law क्या कहता है? साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसका मतलब क्या है? लेट्स से मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. ठीक है, फिर यहाँ से मेरा लाइट रे ऐसे आ रहा है. ओके, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, एंड दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एक सेकेंड, यहाँ पे बेंडिंग नहीं दिख रही है. हाँ, अब ये बेंडिंग दिख रही है. दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल में दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सबको दिख रही है इमेज? इमेज क्लियर है ना? जो मैंने ड्रॉ किया दिख रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 केसेस है हमारे पास. यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर हियर.
अब फर्स्ट डायग्राम ये है और सेकंड डायग्राम ये है। अब क्लियरली इससे दिख रहा है कि फर्स्ट डायग्राम में एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, सेकंड डायग्राम में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है। तो फिर अब लॉ से अप्लाई करो। मैं कह रहा हूँ कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाऊँ ना तो फिर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, सेकेंड एग्जाम्पल में एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बढ़ा दिया। सिंस मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया इन द सेकेंड एग्जाम्पल, तो फिर यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, सेकेंड में ज़्यादा है। दिख रहा है? क्लियर है ना? तो ये क्लियर हो गया कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, क्लियर है? थम्स अप। आगे बढ़े इसके बाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ से अगर मुझे ये वाला सिंबल हटाना है, ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल मुझे हटाना है तो फिर मुझे कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने क्या किया, बस इस सिंबल को हटा दिया और साइन आर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया मैं, ठीक है। तो फिर ये हो जाता है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसी कॉन्स्टेंट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम, याद रखना। एयर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का अलग है, ऑयल का अलग है, ठीक है। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ओके, क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, समझ में आ गया? वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जो कि होता है साइन आई डिवाइड बाई साइन आर का रेशियो के बराबर। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, ठीक है। ओके, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो फिर आप देखो, अब अगर कहीं पर भी मैं इस फॉर्म में लिखूँ ना कि, एक सेकेंड को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं विद द सिंबल ऑफ म्यू, ठीक है, इसे हम लोग म्यू कहते हैं। ओके, अब देखो, अब अगर मैं कहीं पर भी लिख दूं कि ये वाला सिंबल ऐसे म्यू 1 2, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइट रे जो है वो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे दो मीडियम है, दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकेंड मीडियम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और लाइट रे ऐसे यहाँ से ऐसे जा रही है, दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकेंड मीडियम, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये है आपका एयर और ये है आपका वाटर, मान लो। अब एयर का भी कुछ पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, ठीक है। वाटर का भी कुछ पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। ओके, तो फिर जब भी मैं म्यू 1 2 लिखूंगा ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है। ओके, इसे ऐसे पढ़ते हैं। अगर मैं कहीं पर भी म्यू 3 4 लिख दूं तो फिर लाइट रे थर्ड मीडियम से फोर्थ मीडियम में जा रही है। क्लियर है? क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ओके, ठीक है। ओके, तो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देखो, अगर मैंने लिखा है म्यू 1 2, इसका मतलब तो ये कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है। इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो फिर म्यू 1 2 क्या है, स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पर भी मैं म्यू 1 2 लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। म्यू 1 2 एक ऐसा चीज़ है जो कि मुझे रेशियो देगा। क्या, किस चीज़ के बारे में रेशियो देगा? इट विल गिव मी द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। या फिर उसे हम लोग लिख सकते हैं एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। क्लियर है? म्यू 1 2 is speed of light in first medium divided by speed of light in second medium, which is also equal to refractive index of the second medium divided by refractive index of the first medium. ठीक है? ओके, ठीक है। तो अब देखो, अब फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, मैं सिंपल वे में बताता हूँ। रुको, देखो, एक सेकंड देना मुझे। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो, जो मैंने बॉक्स में डालना उधर फोकस करना। ओके, म्यू 1 2 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। ये तो हमने यहीं से प्रूफ कर दिया था कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट, जो कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, विच इज म्यू 1 2। अब म्यू 1 2 हमें पता है कि इट इज इक्वल टू म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? म्यू 1 2 इज इक्वल टू म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1, विच इज ऑल्सो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। क्लियर?
ओके, अब मैं इसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहां से ये कह रहा हूं कि μ21 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मुझे मिलता है μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यही है आपका लॉ, बस एक सिंपल इक्वेशन है, यही आपका लॉ है कि μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। अब इसे याद कैसे रखेंगे? सिंपल मेथड मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इस मेथड को फॉलो करना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मेथड क्या है? लेट्स से कि लाइट रे यहाँ से ऐसे जा रही है, दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकेंड मीडियम, तो फिर ये हो गया μ1 और ये हो गया μ2। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, स्नेल्स लॉ को इजीली याद रखने का मेथड ये है कि साइन ऑफ द एंगल इनटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द साइन ऑफ द अदर एंगल इनटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? कोई भी एक एंगल ले लो, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ द एंगल विच इज हियर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? जिस भी मीडियम में वो एंगल है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इन द सेकेंड मीडियम, तो फिर मैं इनटू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दूंगा, ठीक है। इज इक्वल टू साइन ऑफ द अदर एंगल विच ओवर हियर इज साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन द फर्स्ट मीडियम, तो फिर ये हो जाएगा इनटू μ1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। रुको, ओके, मान लो कि रे वापस यहाँ से ऐसे जा रही है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे दिस इज मीडियम 3 एंड दिस इज मीडियम 4। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर मैं कैसे अप्लाई करूंगा? मुझे ये पता है कि एंगल इनटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना है मुझे, ठीक है। तो फिर जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फिर साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल इनटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जिस भी मीडियम में वो एंगल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन द थर्ड मीडियम, तो फिर ये हो जाएगा इंटू μ3, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थर्ड मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इन दी फोर्थ मीडियम, तो फिर ये हो जाएगा इंटू μ4, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फोर्थ मीडियम। समझ में आया? सिंपलेस्ट मेथड में ऐसे ही याद करो, एंगल इनटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस। क्लियर है इतना? क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, मैं वापस रिपीट करूंगा। कोई भी डाउट है किसी को बताओ, मैं वापस रिपीट कर दूंगा। अब आगे बढ़े, तो ऐसे इजीली आप याद रख सकते हो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल इनटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल इनटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस इतना ही करना है। इसी चीज में ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो μ1 इंटू साइन आर होगा या फिर वो μ1 इंटू साइन आई होगा, तो फिर इस चीज के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। सिंपल मेथड क्या है? एंगल इनटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सेकंड एंगल इनटू सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतना ही बस। ओके, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि μ12 इंटू μ21 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? इसे थोड़ा एक्सपैंड करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सपैंड करके देखते हैं। μ12 क्या होता है? इट इज μ2 डिवाइडेड बाई μ1। अब μ21 क्या होगा? इट विल बी μ1 डिवाइडेड बाई μ2। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मुझे 1 ही मिलेगा ना, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 1। तो फिर इसीलिए μ12 इंटू μ21 इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्लियर है? इस चीज को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आगे बढ़े, क्लियर है इधर तक? ओके, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम लोग म्यू कहते हैं। तो म्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, जैसे मैं कह दूं कि स्पेस के लिए या फिर वैक्यूम के लिए या फिर ऑयल के लिए या फिर वाटर के लिए या फिर केचप के लिए, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो फिर म्यू क्या है? म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। तो फिर म्यू क्या होता है? सी बाई वी। सी क्या है? सी इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10⁸ विच इज इन वैक्यूम, ठीक है। उसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। एंड वी क्या है? वी इज अ पर्टिकुलर स्पीड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम,
मान लो कि मेरा पर्टिकुलर मीडियम है मस्टर्ड ऑयल, तो फिर मस्टर्ड ऑयल में जो स्पीड होगा लाइट का वो v होगा, और फिर जो स्पीड होगा इन वैक्यूम वो होगा c। ओके, अब म्यू जो है ना इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अब क्यों ग्रेटर देन 1 होगा? देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि म्यू का वैल्यू देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, ठीक है। तो फिर अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ का म्यू इज इक्वल टू 1.5, इसका मतलब क्या है? 1.5 इज इक्वल टू सी बाई वी, यानी कि v इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है। इसका मतलब क्या है? v है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, यानी कि अगर मैं कोई भी मीडियम ले लूँ ना, उसमें स्पीड ऑफ लाइट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 1.5 या फिर डिवाइडेड बाय इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि कोई भी दूसरे मीडियम में एक्सेप्ट वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट हमेशा स्लो रहेगा। मैक्सिमम इज इन वैक्यूम, अगर मैं कोई भी और मीडियम ले लूंगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट हमेशा स्लो रहेगा, स्लोअर देन वैक्यूम, ठीक है। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1, क्यों? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। म्यू ऑफ ग्लास होता है 3/2 या फिर 1.5, ओके। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 टाइम्स स्लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, and mu of diamond is 2.42, यानी कि speed of light in diamond is 2.42 times slower than that in vacuum। हाँ प्राची, v is always less than the speed of light in vacuum। तो फिर समझ में आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है। अगर मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.8, इसका मतलब ये कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज 1.8 टाइम्स स्लोअर देन दैट इन वैक्यूम। अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 5, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज 5 टाइम्स स्लोअर देन दैट इन वैक्यूम। समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है? उसका मतलब जब मैं कहता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 5 या फिर 10 या फिर 2.8। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अगर किसी को कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो पूछो, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क। ओके, जागृति कह रही है रिपीट कर दीजिए। ओके जागृति, देखो जागृति, अब मैं जो कहूँगा ध्यान से सुनना, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, जिसे हम लोग c बाई बी डिनोट करते हैं। c क्या है? c इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो कि हमें वैक्यूम में मिलता है, ठीक है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा रहता है, मैक्सिमम, ठीक है। कोई भी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हम लोग v से डिनोट करते हैं, ओके, v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि म्यू इज इक्वल टू c बाई वी। अब म्यू का वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, क्यों? देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि म्यू इज इक्वल टू 1.5, इसका मतलब c बाई वी इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। इसका मतलब v इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 1.5। इस चीज़ को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया हूँ और 1.5 को मैं राइट हैंड साइड लेके आ गया हूँ, तो ये v इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 1.5। अब इसका मतलब क्या है? v इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई 1.5 का मतलब ये है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, जिसे हम लोग v से डिनोट कर रहे हैं, इज 1.5 टाइम्स स्लोअर देन दैट ऑफ c। c क्या है? c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो फिर v इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 1.5, यानी कि ये पर्टिकुलर वैल्यू c से तो कम ही होगा ना, क्योंकि c को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1.5 से, यानी कि c से कोई छोटा वैल्यू हमें मिलेगा। तो फिर मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3, तो फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मुझे क्या समझ में आएगा अगर मैं कह दूँ कि म्यू इज इक्वल टू 3 ऑफ पर्टिकुलर मीडियम। म्यू इज इक्वल टू 3 ऑफ पर्टिकुलर मीडियम का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम से 3 गुना स्लो जाता है। अगर मैं कह दूं कि म्यू इज इक्वल टू 2, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज 2 टाइम्स स्लोअर देन दैट इन वैक्यूम, यानी कि अगर मेरा स्पीड यहाँ पे वैक्यूम में है x, ठीक है, और लेट्स से इन अ पर्टिकुलर मीडियम जैसे ऑयल ले लूँ, इधर है y, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एनी इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, तो फिर सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैक्सिमम है, तो फिर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कि इस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो फिर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज 1.5 टाइम्स स्लोअर देन दैट इन वैक्यूम। मैक्सिमम मुझे वैक्यूम में मिलेगा, अगर मैं कोई भी और मीडियम में चले जाऊँ तो फिर मुझे कम मिलेगा, ठीक है, स्पीड कम होगा। क्लियर है जागृति? आगे बढ़े? ओके ठीक है, ठीक है। तो अब एक स्मॉल फॉर्मूला जो आपने 11th ग्रेड में भी पढ़ा होगा,
v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज वेवलेंथ, एफ इज फ्रीक्वेंसी, वी इज स्पीड इन पर्टिकुलर मीडियम। तो फिर यहाँ से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लेकिन हमें ये भी पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यहाँ से देखो ना, इस रिलेशन से मैं कह सकता हूँ कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इन एनी पर्टिकुलर मीडियम। तो फिर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, लेकिन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो फिर यहाँ से v के बदले मैं वेवलेंथ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और मुझे मिल जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्लियर है? क्लियर है इतना? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अब अगर मैं स्पेक्ट्रम लूंगा, ठीक है, विच इज विबग्योर VIBGYOR, विच इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो फिर अगर मैं पूछूंगा कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटेस्ट है और किसका स्मॉलेस्ट है, बताओ मुझे। विबग्योर का मतलब तो पता है ना आप सबको, द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, वाइट लाइट का, रेनबो के कलर्स। तो फिर इसके बेसिस में मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा और किसका कम रहेगा, बस मुझे ये बता दो। ओके, जागृति सिंह दैट ग्रेटेस्ट विल बी फॉर वायलेट, ठीक है। ओके, डोर में ऑल्सो वायलेट, ठीक है। मेघना सिंह कि रेड के लिए हाईएस्ट होगा। ओके, सिमरा इज सेइंग वायलेट लाइट लार्जेस्ट। ओके, तो देखो, जिनको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, आपको बस 11th स्टैंडर्ड का या फिर 10th स्टैंडर्ड का एक पॉइंट याद रखना है कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, एंड वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो फिर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज द लोएस्ट, यानी कि वायलेट के लिए वेवलेंथ इज लोएस्ट, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट। वैसे ही रेड के लिए अगर वेवलेंथ इज द हाईएस्ट तो फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द लोएस्ट। समझ में आया? हाँ प्राची, रेड विल बी लीस्ट एंड वायलेट विल बी हाईएस्ट। सिमरा बिल्कुल सही, ईरा बिल्कुल सही। मेघना, इस पॉइंट पर ध्यान देना, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है, एंड रेड का वेवलेंथ इज हाईएस्ट एंड वायलेट का वेवलेंथ इज लोएस्ट, ठीक है ना। हाँ जागृति, लोएस्ट फॉर रेड बिकॉज इट हैज ग्रेटर वेवलेंथ सो इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लो, बिल्कुल सही। ओके मेघना, क्या आपको समझ में आ गया? कोई इशू नहीं मेघना, कोई इशू नहीं। हाय मयूर, हाय। तो आगे बढ़े, क्लियर है? आगे बढ़े ना, ठीक है। अब एक चीज जो आपको याद रखना है, मीडियम विच इज हैविंग, देखो, मीडियम विच इज हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सच मीडियम आर कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, एंड मीडियम विच इज हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इसका मतलब क्या है? मान लो यहाँ पे दो मीडियम है, ठीक है, दिस इज माई रेयर मीडियम एंड दिस इज माई डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयर क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ऑप्टिकली डेंसर क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। एक स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना, R&D दिख रहा है अब, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है ऐसे, ठीक है। रेयर मीडियम में वो इंसिडेंट लाइट रे था, ठीक है, अब वो ट्रांसमिट हो रहा है डेंसर मीडियम में। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये आपको याद रखना है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो फिर वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, यानी कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वैसे अगर मेरा लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो फिर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि लाइट रे मेरा ऐसे है तो फिर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो दिस विल बिकम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब डेंसर में वो एंटर करता है तो फिर वो नॉर्मल की तरफ जाता है, जब वो रेयर में जाता है तो फिर वो नॉर्मल से दूर जाता है। बस इतना चीज याद रखना है आपको, इतना याद हो जाएगा, सिंपल पॉइंट। रेयर से डेंसर जब वो जाता है तो फिर वो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड जब वो डेंसर से रेयर में जाता है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इतना आगे बढ़े, ओके ठीक है, ओके। तो फिर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले एक। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर वैसे ही आप भी अटेम्प्ट करना, ओके।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड दिस इज ऑफ ग्लास. ठीक है, जो जो मेन पॉइंट्स है उन्हें अंडरलाइन करते जाना क्वेश्चन में. ठीक है, अगर इंप्रूव करना है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग में, अंडरलाइन स्टेप्स फॉलो करो जो मैं अभी करने वाला हूँ. ठीक है, सबसे पहला चीज, अंडरलाइन द कीवर्ड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास दिया गया विद 4/3 एंड 3/2. ठीक है, respectively a ray of light is traveling in water is incident on glass water interface at 30 degree. at 30 degree का मतलब क्या, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, एंड इट इज इनिशियली ट्रैवलिंग इन वाटर एंड देन इट एंटर्स ग्लास. ठीक है, और अब पूछेगा कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ढूंढना है बस. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है. तो फिर अब अगर मुझे सिंपलेस्ट मेथड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं इमेजिन करूंगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है. क्वेश्चन में से ये कह रहा है कि एक वाटर ग्लास इंटरफेस है. ठीक है, यहाँ पे एक साइड वाटर है, एक साइड ग्लास है. ठीक है, और मेरा इंसिडेंट लाइट रे वाटर में जो कि स्ट्राइक कर रहा है विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो फिर यहाँ से दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज 4/3 एंड दिस इज ऑफ ग्लास विच इज 3/2. ठीक है, इतना क्लियर है. 4/3 इज ऑलमोस्ट 1.33 एंड 3/2 इज 1.5. यानी कि ये एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है. इतना तो क्लियर है. अगर ये रेयर से डेंसर में जा रहा है तो फिर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि वो कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा. और मुझे यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बस फाइंड आउट करना है. फिर मैं कैसे अप्लाई करूँगा, कोई कहना चाहता है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा. मैंने अंडरलाइन कर लिया मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, उसके बाद एक रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया. मैंने विजुअलाइज कर लिया कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है. हाँ शिव, वी विल यूज स्नेल्स लॉ. बिल्कुल सही शिव, वी विल यूज स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने का मेथड क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इट्स एंगल इज इक्वल टू सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इट्स एंगल. तो फिर इसे अप्लाई करते हैं. तो देखो ये है μ1 एंड दिस इज μ2. फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, यानी कि μ1 इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि sin 30 इज इक्वल टू μ2 इनटू sin r. ठीक है, तो ये हो जाएगा μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर. तो यहाँ से साइन आर क्या होगा, इट विल बी μ1 इंटू साइन आई डिवाइड बाई μ2. ठीक है, तो μ1 का वैल्यू इज 4/3 एंड साइन आई जो कि हो जाता है साइन 30 विच इज 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई μ2 है 3/2. तो फिर इसका इनवर्स हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 विल गिव अस साइन आर जो कि होता है 4/9. ठीक है, तो फिर यहाँ से r will be sin inverse of 4/9. So this is my answer. Angle of refraction is sin inverse of 4 divided by 9. हाँ प्राची बिल्कुल सही. क्लियर है. हाँ, आंसर will be 4/9. सबको समझ में आ गया. सबको समझ में आ गया ना. किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा. जी यादव जी, स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करना है समझ में आ गया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल. ठीक है, आगे बढ़े. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक सेकेंड. ये वाला पार्ट तो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन एक बार करीब भी देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको दे ही दिया है. प्रीवियस स्लाइड में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन एक बार बस थियोरिकली देख लेते हैं. तो लेट्स अज्यूम दिस इज μ1, दिस इज μ2. μ1 इज आवर ऑप्टिकली रेयर मीडियम, μ2 इज आवर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ठीक है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2. तो इंसिडेंट रे इज इन रेयर मीडियम जो कि डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है. फिर जब वो रेयर से डेंसर में जाता है तो फिर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिविएशन. ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर. लेकिन मुझे ये पता है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1. क्यों, बिकॉज यहाँ पे मीडियम 2 इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द फर्स्ट मीडियम, यानी कि रेयर मीडियम. फिर μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी कि μ1 डिवाइड बाई μ2 विल बी लेस देन 1. ठीक है, अब μ1 डिवाइड बाई μ2 इज नथिंग बट, इस इक्वेशन देखो, अगर मैं μ1 बाई μ2 करूंगा इट इज इक्वल टू साइन आर डिवाइड बाई साइन आई,
यानी कि μ1 by μ2 इज लेस देन 1। अब इस चीज़ को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ विद दिस थिंग, तो ये हो जाएगा sin r डिवाइडेड बाई sin i इज लेस देन 1। यानी कि रफली मैं कह सकता हूँ कि मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि यहाँ पे प्रूव भी हो जा रहा है। ठीक है, सेम चीज़ जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब वो क्यों बेंड होता था ये हमने देख लिया विद एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। यहाँ पे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेसर देन माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है, समझ में आ गया? इसलिए when light ray passes from rarer medium to denser medium, then the light ray will bend towards the normal, and the angle of deviation is the angle of incidence minus the angle of refraction. Clear है? सेम चीज अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे μ2 इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड μ1 इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तो फिर मेरा लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहा है, यानी कि वो नॉर्मल से दूर बेंड होगा। तो फिर यहाँ पे दिस इज माई एंगल ऑफ डिविएशन एंड दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो फिर यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि μ1 by μ2 इज लेस देन 1, यानी कि μ1 इंटू साइन आर इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आई, यानी कि μ1 by μ2 इज साइन आई बाई साइन आर विच इज लेस देन 1। तो फिर अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में थ्योरी वाइज बता दिया था कि व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिस्टल क्लियर? इफ एंगल ऑफ अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे पूछना था, देखो मान लो कि यहाँ पे मेरा ये मीडियम है, ठीक है, और मेरा लाइट रे ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, ऐसे स्ट्राइक कर रहा है। तो फिर अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, क्या रिफ्रैक्शन होगा मुझे बस ये बता दो, क्या रिफ्रैक्शन होगा बस ये बता दो। ओके, डोरमी सेइंग कि नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब क्या कह रहे हैं? रुको डोरमी, मैं बताऊंगा कि आपका आंसर सही था या फिर गलत था। बाकी सबका आंसर मैं देखना चाहता हूँ क्या है। ओके, प्राची सिंह ऑन द सेम पाथ, मेघना सिंह नहीं। बाकी स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि क्या रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है? इफ माई इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग नॉर्मल ऑन द सर्फेस, तो फिर क्या होगा? प्राची सिंह नो रिफ्रैक्शन। बाकी स्टूडेंट्स बताओ आपको क्या लगता है, क्या रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा? जागृति सिंह नहीं होगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स, शिव आपको क्या लगता है, क्या रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। ओके, शिव इज ऑल्सो सिंह कि नहीं होगा। ओके, हर्षित सिंह नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसका आंसर ये कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा, लेकिन एक पॉइंट हमेशा याद रखना, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री देयर इज नो बेंडिंग, यानी कि रिफ्रैक्शन नहीं है, लेकिन स्पीड हमेशा चेंज होगा। क्यों चेंज हो रहा है स्पीड? क्योंकि मीडियम डिफरेंट है। जब वो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आती है ना, जब ऐसे इंसिडेंट लाइट रे सेकेंड मीडियम में एंटर करेगा, तो फिर चाहे बेंडिंग नहीं हो रहा हो, बेंडिंग इज नॉट देयर, बेंडिंग विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विल डेफिनेटली टेक प्लेस, स्पीड विल चेंज। स्पीड क्यों चेंज होगा? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। अब स्पीड तो चेंज होगा ही, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है। ठीक है, पीएस कह रहा है 11th भी पढ़ा दिया करो कभी कभी। पीएस मुझे आपका नाम तो नहीं पता है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स जो है ना, वो एक और अच्छे भैया संभाल रहे हैं जिनका नाम है शुभ्र भैया, ठीक है। तो फिर उनके क्लासेस भी इधर ही लगते हैं शिव बैच में, वो 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स को संभाल रहे हैं, ठीक है, और मैं 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स को संभालता हूँ, ठीक है। तो फिर वो भैया भी अच्छे से समझाते हैं सब कुछ, ठीक है। तो फिर अगर आपको 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स भी पढ़ना है तो फिर आप उनसे पढ़ सकते हैं, ओके। मैं अभी मेजरली 12th पे फोकस करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका 12th फिजिक्स तो बेस्ट जाए, ओके। तो क्लियर है, इतना समझ में आ गया? अगर मेरा इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल है तो फिर बेंडिंग नहीं होगा, लेकिन चेंज ऑफ स्पीड जरूर होगा, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसी चीज़ का मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख दिया है कि व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली देन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो μ1 by μ2 is equal to sin i by sin r, तो sin r is equal to μ1 is equal to sin i divided by μ1 2, since sin r is equal to 0 डिग्री, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0। रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन
चेंज ऑफ स्पीड ज़रूर होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे आपको समझाना है, लेकिन वो हम लोग समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। ओके, अब आपको ये डायग्राम दिख रही है, यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है डायग्राम? ओके ठीक है, दिख रहा है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायग्राम है जहाँ पे दिस इज म्यू 1 विच इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज म्यू 2 सेकंड मीडियम, म्यू 3 थर्ड मीडियम एंड म्यू 4 फोर्थ मीडियम, एंड नाउ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो एंगल ऑफ R3 है ना, विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मुझे बता दो बस क्या होगा, इसका वैल्यू बता दो कि R3 का वैल्यू क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, ठीक है। वन इज अ लॉन्ग मेथड, वन इज अ शॉर्ट मेथड। तो फिर सबसे पहले हम लोग लॉन्ग मेथड अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे, ओके। तो डायग्राम को पहले समझते हैं। इफ अगर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, तो फिर ये सेकंड मीडियम में जाएगा म्यू 2, तो मान लो दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब ये जो लाइट रे मेरा रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ये अब इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगा, तो फिर अब ये वाला रे विल बिहेव एज माई इंसिडेंट लाइट रे। तो फिर सिंस दिस एंगल इज आर, दिस एंगल विल ऑल्सो बिकम आर, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या नाम था इनका, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ज्योमेट्री का टॉपिक है, मैथ में जाता है। इसका बेसिक मतलब बस यही है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा, ठीक है। तो फिर नाउ दिस एंगल आर विल बिहेव एज माई इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब वो यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, तो फिर लेट्स अज्यूम कि R2 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द थर्ड मीडियम। तो फिर अब अगर ये R2 है तो फिर ये भी R2 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ R2 विल बिहेव एज माई इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब ये R2 आके इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगा, तो फिर अब यहाँ से ये नेक्स्ट इंटरफेस में जाएगा जहाँ पे R3 विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द थर्ड मीडियम। तो फिर अब मैं कैसे अप्लाई करूंगा, देखो मैं अप्लाई करूंगा स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, sorry, mu into sine of that particular angle is equal to mu into sine of second angle into mu into sine of the next angle। तो फिर यहाँ से अगर मैं अप्लाई करूंगा तो फिर कैसे होगा, देखो एक सेकंड मैं डायग्राम साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू, एक सेकंड, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि mu 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज साइन r इनटू mu 2। इतना सही है, क्लियर है, क्लियर है इतना, ठीक है। अब मैं इन दोनों इंटरफेस के लिए लिखूंगा स्नेल्स लॉ। तो इन दोनों इंटरफेस के लिए क्या होगा, साइन r1 इंटू म्यू 2 इज इक्वल टू साइन r2 इंटू म्यू 3, ठीक है। तो फिर अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इंटरफेसेस के लिए लिखूंगा स्नेल्स लॉ, इंटरफेस 3 एंड 4। तो फिर इनके लिए क्या होगा, साइन इंटू r2 इंटू म्यू 3 इज इक्वल टू साइन r3 इंटू म्यू 4, क्लियर है। तो फिर मैंने तीन इक्वेशन लिखे स्नेल्स लॉ के लिए, लेकिन अब यहाँ पे साइन 1 इंटू म्यू 1 इज इक्वल टू साइन r इंटू म्यू 2, साइन r1 इंटू म्यू 2, लेकिन साइन r1 इंटू म्यू 2 इज इक्वल टू साइन r2 इंटू म्यू 3, लेकिन साइन r2 इंटू म्यू 3 इज इक्वल टू साइन r3 इंटू म्यू 4। तो फिर क्या मैं इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ कि म्यू 1 इंटू साइन इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन r1 विच इज इक्वल टू म्यू 3 इंटू साइन r3 विच इज इक्वल टू म्यू 4 इंटू साइन r3। हाँ, शिफ्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद बताऊं कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन तो सही है। अब मैं इस बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करने के बदले बस ये कंसिडर करूंगा, देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, अगर मैं म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 4 इंटू साइन r3 को कंसिडर करूंगा, तो फिर मुझे r3 तो मिल ही जाएगा, मिल जाएगा ना। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 4 इंटू साइन r3। अगर मेरा म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 4, फिर तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फिर इस पर्टिकुलर एग्जांपल से मैं कहना क्या चाहता था कि आप स्नेल्स लॉ कोई भी दो मीडियम के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे इन दोनों के बीच में 100 मीडियम हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे इतने सारे मीडियम है, ठीक है, मीडियम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फिर मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं स्नेल्स लॉ कोई भी दो मीडियम के बीच में अप्लाई कर सकता हूँ। मैं फर्स्ट मीडियम और फोर्थ मीडियम के बीच में भी अप्लाई कर सकता हूँ,
मैं चाहे तो थर्ड मीडियम और सिक्स्थ मीडियम के बीच में भी अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं सेकंड और फिफ्थ के बीच में भी अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं सेकंड और थर्ड में भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिर ये कोई रूल नहीं है कि अगर मैं फर्स्ट मीडियम का लिख रहा हूँ तो फिर मुझे नेक्स्ट मीडियम को ही कंसिडर करना है। मैं कोई भी मीडियम को कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। बस इतना मुझे बताना था। Snell's law can be applied between any two mediums, चाहे उन दोनों मीडियम के बीच में एक मीडियम हो या फिर 10 मीडियम हो, इट डज नॉट मैटर। बस ये छोटा चीज़ आपको समझाना था। तो फिर इसका प्रूफ भी मिल गया हमें कि हम लोग कैसे स्नेल लॉ कोई भी दो पर्टिकुलर मीडियम के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ डोरनी, जागृति बिल्कुल सही, शिव, प्राची, आगे बढ़े। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्या है? ओके, नेक्स्ट इज स्पीयर। अब स्पीयर का हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे बस समझ लेना। ओके, मान लो ये मेरा स्पीयर है, या फिर इसे हम लोग वाटर ड्रॉपलेट भी मान सकते हैं। ओके, एंड मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर मेरा रेयर मीडियम है विच इज़ एयर, एंड अंदर मेरा डेंसर मीडियम है, मान लेते हैं कि वाटर है। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है लेकिन कुछ डेंसर मीडियम है। ओके, एंड दिस इज माई इंसिडेंट लाइट रे जो कि यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक करता है। तो दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि अल्फा है। अब मान लो कि इस स्पीयर का सेंटर यहाँ पे, तो फिर नॉर्मल कहाँ पे होगा? मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि नॉर्मल ऑफ अ स्फीयरिकल सरफेस विल पास थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये मेरा सेंटर हो जाता है स्पीयर का तो फिर ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो अब जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो फिर वो स्ट्रेट ऐसे निकल जाता। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये एक डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो फिर लाइट रे बेंड हो जाएगा। तो फिर वो इतने एंगल से बेंड हो जाता है और अब वो ऐसे निकल जाता है। ठीक है, अब वो ऐसे निकल जाता है। अब ये डेंसर मीडियम से वापस रेयर में जा रही है, यानी कि इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो फिर द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फिर अब जो इनिशियली वो ऐसे निकलता लेकिन अब वो बेंड हो गया तो वो बाहर ऐसे निकलेगा। एंड नाउ दिस इज माई एक्सटर्नल एंगल, जैसे मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ रियाज, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो फिर अब देखो, अब हम लोग एंगल्स का देखेंगे क्या होगा। ठीक है, ये मेरा था इनिशियली इंसिडेंट रे। ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट रे था जो कि इनिशियली इस पाथ में जा रहा था, और ये है मेरा फाइनल रिफ्रैक्टेड रे जो कि बाहर निकल रहा है, विच मेक्स दिस एंगल। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ डिविएशन, जिसे मुझे कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, मान लेते कि बीटा इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर। ओके, ये मेरा बीटा है। ठीक है, एंड ये एंगल क्या होगा? दिस विल बी अल्फा माइनस बीटा। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि अगर ये पूरा एंगल इज अल्फा तो फिर ये पूरा एंगल इज ऑल्सो अल्फा, लेकिन अगर ये एंगल इज बीटा तो फिर ये छोटा एंगल जो बच जाएगा दिस विल बी अल्फा माइनस बीटा। ओके, ठीक है, तो अब अगर मैं अप्लाई करूंगा स्नेल्स लॉ तो फिर बाहर फर्स्ट मीडियम है मेरा रेयर मीडियम, लाइट रे कैसे ट्रैवल कर रहा है? रेयर से वो डेंसर में जा रहा है, फिर वो वापस रेयर में जा रहा है। तो फिर अब अगर मुझे अल्फा और गामा के बीच में निकालना है कि क्या अल्फा विल बी इक्वल टू गामा, वो तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ ना। मैं अप्लाई करूंगा स्नेल्स लॉ, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा इनिशियल मीडियम और फाइनल मीडियम सेम है, यानी कि बेंडिंग होगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पर जो भी अल्फा का पर्टिकुलर एंगल होगा सेम एंगल गामा का भी होगा, यानी कि गामा विल बी इक्वल टू अल्फा। क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है। तो स्नेल्स लॉ अगर मैं अप्लाई करूंगा तो फिर अल्फा विल बी इक्वल टू गामा मुझे मिल ही जाएगा। तो फिर यहाँ से वापस अगर दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं अल्फा मान लूँ तो फिर दिस विल बिकम बीटा अगेन। ठीक है, तो अगर ये पूरा एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है तो फिर ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? दिस विल बी अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है? एंगल समझ में आ गया? क्लियर है क्या? थम्स अप दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपको एंगल समझ में आ गए कि मैंने कैसे डिनोट किया सारे एंगल्स को और कैसे मैंने लिखा? ठीक है, क्लियर है। तो फिर अब मुझे बस एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है। तो फिर इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज होगा, ठीक है, जो कि बेसिक ज्योमेट्री होगा मैथ के अंदर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इसका मतलब कि बाहर का जो एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन है इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी कि इंटीरियर जो कि हो गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के सम विल गिव अस द एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि गामा यानी कि ये दिस which is our angle of deviation will be equal to alpha minus beta plus alpha minus beta.
जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। बस इतना सा चीज मुझे बताना था। क्लियर है? आगे बढ़े। तो फिर अब अगर आपको कहीं पर भी एक वाटर ड्रॉपलेट या फिर कोई भी स्फेरिकल सरफेस दिखेगा, ये फॉर्मूला बस अप्लाई कर देना एंगल ऑफ डिविएशन का, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, एक सेकेंड। ओके, एपरेंट डेप्थ वाला टॉपिक है। ठीक है, ठीक है। ओके, एपरेंट डेप्थ के पहले हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लेंगे, वैसे ऑप्टिकल पाथ। अभी ऑप्टिकल पाथ क्या इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूजफुल होगा, इस चैप्टर में यूजफुल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में यूजफुल है, विच इज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्टिकल पाथ का सिग्निफिकेंस क्या है, वहाँ पे हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी के लिए बस समझ लो यहाँ पर कि ऑप्टिकल पाथ होता क्या है। ठीक है, अब मान लो मेरा एक पर्टिकुलर मीडियम है जो कि ग्लास का है। ठीक है, मान लो मैंने ग्लास ब्लॉक को यहाँ पे रखा है, दिस इज माई पर्टिकुलर ग्लास ब्लॉक। ठीक है, एंड दिस इज माई इंसिडेंट लाइट रे जो कि ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ से मेरा इंसिडेंट लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। यानी कि फर्स्ट मीडियम से जब वो सेकंड में जा रहे हैं तो फिर रिफ्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, यानी कि बेंडिंग नहीं हो रहा है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट ज़रूर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मान लो कि टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल डिस्टेंस डी, विच इज ये वाला डिस्टेंस, इज एक सेकेंड, हाँ जी, टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस डी इन पर्टिकुलर स्लैब विल बी इक्वल टू टी। ठीक है, यानी कि टी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा डी। ओके, एंड स्पीड क्या होगा, स्पीड विल बी वी। वी क्या है, इट इज द स्पीड इन दिस पर्टिकुलर मीडियम। मीडियम कौन सा है, ग्लास मीडियम। ठीक है, अगर मैं कहीं पर भी सी लिख दूँ तो दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं वी लिख रहा हूँ। वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस पर्टिकुलर मीडियम। अगर मुझे टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल दिस पर्टिकुलर मीडियम क्या होगा, इट विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द स्लैब divided by speed of light in this particular slab which is v. Okay, तो हमें ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट v is equal to c divided by mu। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, क्योंकि हमें ये पता ना कि mu is equal to c by v, तो फिर v क्या होगा, v is equal to c divided by mu। ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो फिर मैं v के बदले ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे। तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस विच इज d डिवाइड बाई c बाई mu। ओके, तो mu नीचे तो फिर ये ऊपर चल जाएगा, तो टाइम विल बी इक्वल टू mu d डिवाइड बाई c। तो फिर अब ये जो डिस्टेंस मिल रहा है ना हमें म्यू डी, इस चीज को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, अब ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या है इसे समझो। मान लो यहाँ पे दो मीडियम है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरा ग्लास स्लैब है और ये एम्प्टी एयर है। ठीक है, अब यहाँ से मेरा एक सोर्स है, यहाँ पे मेरा सेकेंड सोर्स है। ओके, लेट्स से कि ये सोर्स जो है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है विच इज द डिस्टेंस डी। ओके, एंड लेट्स से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसे लग गया लेट्स से 5 सेकेंड्स। ओके, तो फिर अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 सेकंड में लाइट रे ने इतना पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया इस मीडियम में। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं मीडियम को वैक्यूम या फिर एयर ले लूँ तो फिर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा म्यू डी के जितने। मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2 एंड इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इसे लगे 5 सेकंड, तो फिर वो सेम टाइम में 5 इंटू डी टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा एयर में। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर टेंशन मत, तो मैं वापस बता दूंगा। रुको, मान लो दिस इज माई पर्टिकुलर स्लैब और ये है मेरा सोर्स ऑफ लाइट एस। ठीक है, और मैंने सोर्स ऑफ लाइट को टर्न ऑन किया। ठीक है, और वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है इन लेट्स से 2 सेकेंड्स। ठीक है, और लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, एंड इसका डिस्टेंस इज लेट्स से 4 मीटर्स। ओके, अभी इतने डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है 2 सेकेंड्स में। ठीक है, तो फिर अब मैं ये अगर कहूँ कि 2 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मीडियम के अंदर, लेकिन सेम 2 सेकेंड में वो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मुझे ये पता करना है। तो फिर उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल पाथ, और वो डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू म्यू डी। यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका डिस्टेंस विल गिव मी कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन वैक्यूम इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। फिर वो होगा 3 इंटू 4 जो कि होगा 12 मीटर्स। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर लाइट एक मीडियम में 2 सेकंड में 4 मीटर कवर कर रहा है, तो फिर सेम लाइट रे अगर मैं वैक्यूम में छोड़ दूँ ना तो फिर वो 12 मीटर ट्रैवल करेगा सेम 2 सेकंड के अंदर। बस यही था ऑप्टिकल पाथ का सिग्निफिकेंस। क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है ना, समझ में आ गया?
अभी तक जो जो भी पढ़ा है वो समझ में आया ना? कोई डिफिकल्टी कहीं पर भी? सब कुछ समझ में आया? मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम मेकिंग श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँ। अगर किसी को कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर लिखो 4 सेक्शन में, ठीक है। अभी के अभी डाउट क्लियर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बस डाउट लेके आगे चल रहे हो और फिर जब क्वेश्चन आते हैं आपसे सॉल्व नहीं होते। अब हम लोग देखेंगे एपरेंट डेप्थ, ओके। इसका डेरिवेशन है, लेकिन मैं ये बता दूं कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं डेरिवेशन एक्सप्लेन करूं, या फिर क्या आप ये चाहते हैं कि मैं फॉर्मूला आपको बताऊं और फॉर्मूला समझा दूं कि कैसे अप्लाई करना है? क्या चाहते हैं आप? डेरिवेशन चाहिए, लेकिन ये डेरिवेशन नीट में कोई भी नहीं पूछेगा और कोई काम का भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझने में वो हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप चाहते कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दूं और फॉर्मूला समझा दूं, मैं वो भी कर सकता हूँ। क्या चाहते हैं आप? डू यू वांट द डेरिवेशन और डू यू वांट द फॉर्मूला विद एक्सप्लेनेशन? डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला विद एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसका डेरिवेशन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। अगर किसी को समझना है तो फिर नोट्स अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप ये डेरिवेशन देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एपरेंट डेप्थ होता क्या है? देखो, आपने काफ़ी टाइम एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप लेक के पास जाते हैं ना, लेक या फिर रिवर या फिर आप कहीं पर भी जाते हो बाहर नियर सम वाटर बॉडी, तो फिर उसके अंदर जो फिश रहता है ना, उसका एक्चुअल डेप्थ तो ये रहता है, यानी कि फिश आपका एक्चुअली यहाँ पर है, लेट्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है। x डिस्टेंस पानी के नीचे आपका फिश रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप बाहर से देखते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि वो फिश जो है ना थोड़ा ऊपर है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि वो फिश थोड़ा ऊपर आ गया है, यानी कि वो x डैश के डिस्टेंस पर है। शिव, मैंने रे ऑप्टिक्स का पहला डीपीपी इसलिए सेंड नहीं किया था क्योंकि कल आपका टेस्ट है ना, तो फिर मैं वेट कर रहा था कि आप लोग पहले टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद मैं दोनों डीपीपी एक साथ ही भेज दूंगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं डीपीपी भेज देता तो फिर आप लोग डीपीपी सॉल्व करते एंड आपका टेस्ट बुरा चल जाता, ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले आपको टेस्ट के लिए रिवाइज करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि डीपीपी एक बार टेस्ट के बाद ही भेज दूंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज रात में डीपीपी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपका टेस्ट का रिविजन हो गया तो आप डीपीपी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। तो फिर वापस आओ टॉपिक की तरफ। आपने काफ़ी टाइम एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कोई भी वाटर बॉडी के पास जाते हो ना, तो फिर उस वाटर बॉडी में नीचे पत्थर रहता है, ठीक है। उस पत्थर का एक्चुअल डेप्थ तो बहुत रहता है, लेकिन ऊपर से लगता है कि वो पत्थर थोड़ा ऊंचा है। ऐसा लगता है कि वो स्टोन का डेप्थ थोड़ा कम है। ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपने कभी? एक्सपीरियंस किया है जब आप कोई भी लेक के पास खड़े हो, या फिर कोई भी रिवर के पास खड़े हो, या फिर कोई भी वेल के पास खड़े हो, कहीं पर भी? ये देखा तो है ना आपने? एक्सपीरियंस किया है? तो वो क्यों होता है यही हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। और उसका फॉर्मूला भी देख लेंगे कि उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फिर देखो, फॉर्मूला जो है ना सिंपल है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, n2/n1 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई d डैश। यही है आपका फॉर्मूला। हाँ जी, यही है। n2/n1 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई d डैश। इस फॉर्मूला को बस आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू एपरेंट डेप्थ, एपरेंट हाइट, शिफ्टिंग ऑफ हाइट, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा इसी फॉर्मूला के बेसिस पे। अब इस फॉर्मूला को समझा देता हूँ अप्लाई कैसे करना है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है, यू विल मेजर इट फ्रॉम दी वाटर सर्फेस इटसेल्फ, ठीक है। जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है वाटर सर्फेस से ही वो मेजर होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे रियल डेप्थ क्या है, तो फिर वाटर सर्फेस से नीचे चल जाओ, ये हो गया आपका रियल डेप्थ। अगर कोई पूछे एपरेंट डेप्थ क्या है, तो फिर ये हो जाएगा आपका एपरेंट डेप्थ। अगर क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि आपका हाइट है 5 मीटर्स, ठीक है, एंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू द फिश इज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो फिर काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मुझे रियल डेप्थ में 5 मीटर्स ऐड करना है या फिर 5 मीटर्स ऐड नहीं करना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि दिस डेप्थ इज इक्वल टू 3 मीटर्स और मैं पूछूंगा कि रियल डेप्थ क्या है, तो फिर काफ़ी स्टूडेंट्स बोल देंगे 8 मीटर्स, लेकिन वो 8 मीटर्स नहीं होता है। रियल डेप्थ इज 3 मीटर्स इटसेल्फ। इसलिए पॉइंट टू बी नोटेड, सारे डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द इंटरफेस इटसेल्फ, ठीक है। दिस वॉज पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि n2 क्या है? n2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम,
n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। d क्या है, d इज द एक्चुअल डेप्थ, d डैश इज द एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज अप्लाई कैसे करना है, n2 क्या होगा, n2 विल बी वो पर्टिकुलर मीडियम जिससे लाइट रे आ रही है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लाइट रे जो है वो फिश से आएगी, ठीक है, क्योंकि लाइट ऑब्वियसली सन से आएगा, तो फिर सन से लाइट रे आके यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और फिर यहाँ से ये हमारे आंखों को स्ट्राइक करेगा। तो फिर n2 क्या है, n2 वो मीडियम है जिससे लाइट रे आ रहा है, n1 क्या है, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम जिसमें लाइट रे जा रहा है। क्लियर है, वो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पर देखो n2 by n1 इज इक्वल टू d डिवाइड बाई d डैश। n2 क्या है, n2 इज वो वाला मीडियम जिससे लाइट रे आ रहा है। क्लियर है, जिस भी मीडियम से लाइट रे आ रहा है दैट इज n2, ठीक है। इसी चीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि रे ऑप्टिक्स डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। मैं सिंपल मेथड, टिप्स, ट्रिक्स सब कुछ दे रहा हूँ ताकि आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और आप थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक ना करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। n2 क्या है, n2 इज जिस मीडियम से रे आ रहा है और n1 क्या है, जिस मीडियम से रे जा रहा है। तो फिर यहाँ पर n2 और n1 क्या होगा मुझे बता दो। इस एग्जाम्पल में n2 और n1 क्या होगा बताओ। ये हो गया वाटर और ये हो गया एयर। तो n2 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट एंड n1 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, मुझे ये बस बता दो। ओके, प्राची सिंह, n2 is air and n1 is water। समझ में नहीं आया स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने कहा था कि एग्जाम्पल देखें। करेक्ट आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया था ईरा ने, लेकिन फिर वो गलती से सॉरी बोले। ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला इज सिंपल फॉर्मूला था n2 by n1 इज इक्वल टू d डिवाइड बाई d डैश, ठीक है। n2 क्या था, n2 वो मीडियम था जिससे लाइट रे आ रहा है। तो फिर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में लाइट रे फिश से आ रही है ना, उसके बाद वो हमारी आंखों को स्ट्राइक कर रही है। तो फिर लाइट रे किस मीडियम से आ रहा है, लाइट रे वाटर से आ रहा है, फिश से आ रही है ना लाइट रे, थोड़ी ना सन से सीधा लाइट रे आपके आंखों को पड़ रहा है, नहीं ना। पहले लाइट रे सन से आके फिश पर पड़ रहा है, फिर वो फिश से आपके आंखों को पड़ रहा है। तो फिर यहाँ पे लाइट रे पानी से आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पे n2 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, n1 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। लाइट किस मीडियम में जा रहा है, लाइट एयर में जा रहा है ना, फिश से वो फिश जो कि पानी में था, पानी से लाइट रे हवा में जा रहा है ना, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो फिर यहाँ पे n2 क्या होगा, n2 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि मेरा लाइट रे पानी से आ रहा है, ठीक है। और n1 क्या होगा, n1 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर क्यों, क्योंकि मेरा लाइट रे हवा में जा रहा है, ठीक है। इसी चीज में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है। अब n2 क्या होगा, n2 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड n1 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। नहीं नहीं प्राची, वैसे नहीं, सनलाइट कंसिडर ही नहीं करना है, यहाँ पे दो ही मीडियम कंसिडर करना है, वाटर और एयर बस। अगर आप सनलाइट भी कंसिडर करते तो फिर सन का रेज आ रहे थे फर्स्ट मीडियम से और सेकंड मीडियम में फिश था, तो फिर मेरा क्या यूज है यहाँ पे खड़े होके मेजर करने का, कोई यूज ही नहीं होगा ना। इसीलिए सन को कंसिडर मत करना, सोर्स ऑफ लाइट को कंसिडर मत करना, ठीक है। बस एक चीज को कंसिडर करना, हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा व्यूअर। तो फिर लाइट रे मेरा पानी से आ रहा था, तो फिर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी n2, n1 विल बी जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है, यहाँ पे इट इज गोइंग टुवर्ड्स द एयर, तो फिर n1 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। क्लियर है, हाँ। एरो, एरो पे ध्यान नहीं गया, एरो पर ही तो ध्यान देना है। समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है। हाँ हर्ष, ऑब्जेक्ट देखना है, मतलब ऑब्जेक्ट देखना है और फिर देखना है आपका आंख किस मीडियम में है, बस इतना ही। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में और आप किस मीडियम में, बस यही दो मीडियम कंसिडर करना है, ठीक है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, जहाँ पे अगेन दिस इज ऑयल एंड दिस इज वाटर, ठीक है। एंड लेट्स से मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो कि एक पतंग है, ठीक है, एक काइट मैंने यहाँ पर रखा है और काइट यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पर हूँ, दिस इज माई आईज, दीज आर माई आईज, ठीक है। यहाँ पे दिस इज अच्छा ठीक है,
यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा कि फॉर्मूला अप्लाई करो तो फिर N2N1 क्या होगा बताओ, N2N1 क्या होगा बताओ। यहाँ पर दिस इज माई पर्टिकुलर आइज जहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, एंड दिस इज काइट जो मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं वाटर से ऑयल में काइट उड़ा रहा हूँ, और मुझे बता दो कि N2 क्या होगा और N1 क्या होगा। ध्यान से सोच के बताना, ठीक है, N2N1 क्या होगा बता दो। अरे यहाँ पे एयर है ही नहीं, सिर्फ ऑयल एंड वाटर है, ये वाला एग्जाम्पल बस कंसिडर करो। दिस इज ऑयल एंड दिस इज वाटर। N1 इज वाटर, N2 इज ऑयल। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, ठीक है। हाँ प्राची करेक्ट, जागृति करेक्ट, शिव करेक्ट। कोई बात नहीं प्राची, कोई बात नहीं। N1 इज वाटर, N2 इज ऑयल, ठीक है। ओके, अब सबको समझ में आ गया। अब क्लियर है कैसे अप्लाई करना है। इसी इंपॉर्टेंट चीज में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स डिफिकल्ट है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द इंटरफेस। इंटरफेस क्या है, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला जो भी फेज है उस चीज को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। तो फिर सारे डिस्टेंसेज चाहे वो एपरेंट डेप्थ हो या फिर एक्चुअल डेप्थ हो, इट विल बी मेजर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंटरफेस, ठीक है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है बस। आगे बढ़े। हाँ प्राची, आप वैसे भी याद रख सकते हो या फिर आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो कि जहाँ से लाइट रे आ रहा है दैट इज N2, जहाँ पे लाइट रे जा रहा है दैट इज N1। ऐसे भी याद रख सकते हो। समझ आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, तो फाइनल टाइम N2/N1 इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई D डैश। D क्या है, D इज द रियल डेप्थ एंड D डैश इज द एपरेंट डेप्थ। ठीक, ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लो। A fish is at a depth of 12 centimeter in water when viewed by an observer at the bank of a lake. To what height is the image of the fish raised? जहाँ पे mu is equal to 1.33। सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। आप अपना सॉल्व करो, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करूंगा, देखेंगे दोनों का आंसर मैच होते हैं या नहीं। पेन पेपर लो, स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं भी सॉल्व करूंगा यहाँ पे, देखेंगे दोनों का मैच हो रहा है या नहीं। फॉर्मूला मुझे बस एक ही अप्लाई करना है कि N2/N1 इज इक्वल टू D डिवाइड बाई D डैश, ठीक है। फिश इज एट अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर इन वाटर, यानी कि पानी से वो 12 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि मेरा D हो गया 12 सेंटीमीटर। D डैश मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और N2 क्या होगा, जिस मीडियम से लाइट रे आ रहा है। अगर मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो फिर यहाँ पे मेरा फिश होगा जो कि वाटर में होगा, और मेरी आंखें यहाँ पे होंगी जो कि एयर में होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से N2 क्या होगा, N2 विल बी वो वाला मीडियम जहाँ से लाइट रे आ रहा है, यानी कि वो पानी से आ रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये हो जाएगा 1.33। और N1 क्या होगा, जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है, यानी कि एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 1, यानी कि मेरा D डैश विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 1.33। तो मेरा आंसर इज 12 डिवाइड बाई 1.33। अब आप बताओ कि आपका आंसर क्या वही आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। 9.02, हाँ 9 के अप्रॉक्स। D will be 12 centimeter, mu will be 1.33, N2/N1 is equal to D divided by D dash. फिर 1.33 divided by 1 is equal to 12 divided by D dash. D dash क्या है, D dash is the apparent depth. Apparent depth is 9 centimeter. तो फिर क्या आपका आंसर 9 होगा, मुझे ये बता दो। क्या आंसर 9 होगा? नहीं, आंसर 9 नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया टू व्हाट हाइट इज द इमेज ऑफ द फिश रेज्ड, यानी कि शिफ्ट कितना हो रहा है वो पूछा जा रहा है। शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट होगा हमारा 3 सेंटीमीटर का, और उसका एपरेंट डेप्थ होगा 9 सेंटीमीटर का, ये बस याद रखना। ओके, इट इज रेज्ड बाय 3 सेंटीमीटर एंड द एपरेंट डेप्थ इज 9 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, क्लियर है। तो समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है। इस पॉइंट पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। N2/N1 वाला याद रखना, ठीक है। N2 क्या है, जिस मीडियम से लाइट रे आ रहा है, N2 वो N1 वो मीडियम है जिसमें लाइट रे जा रहा है। ओके, ठीक है। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ये थोड़ा आपके दिमाग को छेड़छाड़ के रख देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है वो देखो। हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर विच इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 centimeter in height so that it appears half filled when viewed from top of the container, given that mu is equal to 4/3. क्वेश्चन से डरो मत। इस क्वेश्चन को अगर आपको 1 घंटा भी लग जाए इट इज टोटली फाइन, क्योंकि जब आप पहली बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, ठीक है। जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था तो फिर जब मैंने अटेम्प्ट किया था ना ये क्वेश्चन, मुझे आई वुड से रफली 45 मिनट्स लग गए थे जब मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा था ये वाला क्वेश्चन। मुझे क्यों 45 मिनट्स लगा था, क्योंकि मैं पहली बार रे ऑप्टिक्स पढ़ रहा था और मैं पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था। जब मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन, क्या मेरा आंसर गलत था? हाँ, आई गेस मैंने ये क्वेश्चन रफली 8 बार अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 7 टाइम्स गलत था। और फिर मैं समझते जा रहा था विथ ईच एंड एवरी मिस्टेक कि क्या गलत किया क्वेश्चन के साथ, क्या चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। तो जब फाइनल में मुझे समझ में आया तब मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन कितना ईजी था। तो फिर ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और फर्स्ट शॉट में क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं। 1000 बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 1000 बार गलतियां होंगी, लेकिन एफर्ट्स कभी भी नहीं रुकना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, गो बैक टू द पर्टिकुलर टॉपिक, देखो कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, उसके बाद वापस अटेम्प्ट करो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है इसका मतलब कुछ चीज़ लैक कर रहा है। वो क्या चीज़ लैक कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, वो आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो फिर चाहे एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 40 मिनट लगे या फिर 4 मिनट लगे, दैट शुड नॉट बी ऑफ एनी इनकन्वीनियंस टू यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, टिल द मंथ ऑफ दिसंबर आपके पास टाइम है, ठीक है। जितने मिस्टेक्स करने कर लो, जितना कॉन्सेप्ट को समझने समझ लो। दिसंबर के बाद आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम होगा। दिसंबर के बाद रिविजन करना पड़ेगा आपको सब कुछ, एंड देन यू विल हैव टू अटेम्प्ट मेनी टेस्ट। तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ कि दिसंबर तक जितने भी मिस्टेक्स करने मिस्टेक्स कर लो एंड लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, ठीक है। फिजिक्स में इंप्रूव करना है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन क्या वो इंप्रूवमेंट एक ही बार में होगा? नहीं, इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगा। इसीलिए हर 15 डेज में हमने मॉक टेस्ट भी डिज़ाइन किया है, ताकि आप मॉक टेस्ट को दो। चाहे आपने स्टार्ट किया विद फिजिक्स जहाँ पे आपका स्कोर था 20 on 180, तो फिर नेक्स्ट टेस्ट में ट्राई की यू रीच 30 on 180। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधा 120 रीच कर जाओ, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधा 20 से 120 चल जाओ, नहीं। सिंपल मैं बस ये कह रहा हूँ कि इंप्रूवमेंट करो। इंप्रूवमेंट छोटा करो या बड़ा करो, दैट इज नॉट समथिंग आई एम कंसर्न अबाउट, लेकिन इंप्रूवमेंट करो, ठीक है। टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। अभी टाइम है, इंप्रूवमेंट कर सकते हो तुम, ठीक है। क्योंकि नीट के दिन आप देखोगे कि आपके एग्जाम हॉल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने फिजिक्स पार्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। अगर आपको हाई स्कोर करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रैंक बेटर आए, तो फिर आपको फिजिक्स सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स से डरो मत, टाइम दो उस चीज़ को। अगर आपके पास इफ़ यू आर इन अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप, तो फिर आप अपने पार्टनर को टाइम देते हो ना, आप समझते हो उस इंसान को। वैसे ही फिजिक्स को भी समझो, ठीक है। टाइम दो फिजिक्स को, स्पेंड टाइम विद इट, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बैठ के सोचो, विजुअलाइज करो कि क्वेश्चन में क्या गलत हो रहा है, क्या पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ क्वेश्चन में जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा है मेरा, ठीक है। टाइम दो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन इंप्रूवमेंट आएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी, तो फिर आई गेस फिजिक्स में मेरे स्कोर से कुछ 10 या 20 मुझे मिलता था बस, 180, ठीक है। लेकिन स्लोली स्लोली मैंने प्रैक्टिस किया, फिर इंप्रूवमेंट हुआ। 1000 क्वेश्चन मैंने गलत किए, ठीक है। उसके बाद फाइनल में आंसर सही आया था मेरा, ठीक है। लेकिन वो स्लो इंप्रूवमेंट रहेगा, इसे बस याद रखो, ओके। क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ मेघना, ये आंसर 12 सेंटीमीटर, लेकिन मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो, पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर व्हिच इज ऑफ 21 सेंटीमीटर सो दैट इट अपीयर्स हाफ फिल्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंटेनर। अब डायग्राम को समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि इस टोटल कंटेनर का लेंथ इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि हाइट इज 21 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें पानी भर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो कि मैंने पानी भरा एक पर्टिकुलर हाइट तक, जो कि एक्स डिस्टेंस, ठीक है, एक्स हाइट तक मैंने पानी भरा इसमें, ठीक है। अब जब मैं बाहर से देखता हूँ तो फिर मुझे ये लगना चाहिए कि कंटेनर आधा भरा हुआ है, लेकिन आधा भरा हुआ कहाँ से? देखो, अगर मैंने एक्स डिस्टेंस तक पानी भर दिया तो फिर ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा? दिस विल बी 21 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक नॉर्मल इंसान वो तो यही सोचेगा ना कि एक कंटेनर सिमेट्रिक होता है। तो फिर अब अगर मुझे ये वाला रिमेनिंग वाला स्पेस जहाँ पे एयर है, इसका हाइट मुझे पता चल रहा है 21 माइनस एक्स सेंटीमीटर।
अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सो दैट इट अपीयर्स हाफ फिल्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम द आउटसाइड। हाफ फिल्ड लगना चाहिए, यानी कि अगर ये वाला डिस्टेंस 21 माइनस एक्स सेंटीमीटर, तो फिर इतना ही डिस्टेंस नीचे भी दिखना चाहिए 21 माइनस एक्स सेंटीमीटर। सिर्फ तब मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि हाँ ये कंटेनर आधा भरा हुआ है। समझ में आया? बाहर से मुझे लगना चाहिए कि ये आधा भरा हुआ है, अंदर से नहीं। ठीक है, तो फिर इसलिए अगर ये वाला डिस्टेंस x होता है, जहाँ पर मैंने x सेंटीमीटर तक मैंने पानी भरा है इस पर्टिकुलर कंटेनर में, ठीक है, और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी का स्पेस जो बच गया दैट इज 21 माइनस एक्स सेंटीमीटर, तो फिर जब मैं बाहर से देखूंगा मुझे लगेगा कि ओ ये इसका आधा डिस्टेंस है विच इज 21 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो 21 माइनस एक्स सेंटीमीटर है ना, इतना ही डिस्टेंस नीचे भी होगा पानी के अंदर, सिर्फ तब मैं कह सकता हूँ कि आधा भरा हुआ है। ओके, प्राची कह रही है कि फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके प्राची, देखो क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक कंटेनर है विच इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर लंबा मेरा एक कंटेनर है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, इस कंटेनर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, अब मान लो कि मैं इसमें पानी भर रहा हूँ, मैं पानी भरते गया भरते गया भरते गया और एक पॉइंट पर मैंने रोक दिया। अब ये जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने x हाइट तक पानी भरा इसमें। ठीक है, तो फिर अब ये जो बचा हुआ हाइट है ये कितना होगा, दिस विल बी 21 माइनस एक्स। ये तो सब जानते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरा डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस इज x सेंटीमीटर, तो फिर बचा हुआ विल बी 21 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं बाहर से इस कंटेनर को देखूंगा ना, जब मैं ऊपर से देखूंगा इस कंटेनर को, तो फिर मुझे ऐसा लगना चाहिए कि ये कंटेनर आधा भरा हुआ है। तो फिर अब अगर मुझे हवा में इतना पोर्शन दिख रहा है विच इज 21 माइनस एक्स सेंटीमीटर, जब मैं बाहर से देखूंगा मुझे लगेगा कि ये कंटेनर आधा भर चुका है। आधा भरा हुआ क्यों लगेगा? क्योंकि अगर ये 21 माइनस एक्स सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, तो फिर अब मैं बस इतना ही कंसिडर करूंगा। मैं पानी के नीचे भी 21 माइनस एक्स सेंटीमीटर कंसिडर करूंगा, तो फिर अब मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि हाँ ये कंटेनर आधा भरा हुआ है, इतना डिस्टेंस। समझ में आया प्राची? समझ में नहीं है तो बोलो, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। ये तो फ्रेश डायग्राम मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, टाइम है हमारे पास इसीलिए। किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। कोई है जिसको समझ में नहीं आया, या फिर सॉल्व करें? ठीक है, सॉल्व करते। कोई नहीं कह रहा है कि समझ में नहीं है, तो फिर हम अज्यूमिंग कि सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर अब देखो, अब मैं वापस अप्लाई करूंगा। N2 by N1 इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी डैश। डी क्या है? डी इज द एक्चुअल डेप्थ, डी डैश इज द अपरेंट डेप्थ। N2 क्या है? जिस मीडियम से रे आ रहा है, N1 जिस मीडियम में रे जा रहा है। तो जिस मीडियम से रे आ रहा है जो कि पानी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ जो कि x। ठीक है, क्योंकि मैंने x डिस्टेंस तक पानी भरा है, तो फिर एक्चुअल डेप्थ विल बिकम x सेंटीमीटर एंड अपरेंट डेप्थ विल बिकम 21 माइनस x सेंटीमीटर। तो फिर अब मुझे बस 21 माइनस एक्स को सॉल्व करना है और मुझे x निकालना है। तो फिर इसे जब आप सॉल्व करेंगे, ये होगा 4/3 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 21 माइनस एक्स। तो फिर x आप सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ डोंट मी, x विल बी 12 सेंटीमीटर। फाइन, क्लियर है? तो विद दैट वी फिनिश टुडे का लेक्चर। ठीक है, आज का लेक्चर खत्म हुआ, तो फिर इसके बाद आप जाके प्लीज़ अपना टेस्ट का तैयारी करना। ओके, मेक श्योर कि यू इम्प्रूव इन द टेक्स्ट इन द टेस्ट, चाहे वो छोटा इंप्रूवमेंट हो या बड़ा इंप्रूवमेंट हो, आई डोंट केयर, बस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रीम लाइक कर देना अगर आपको स्ट्रीम अच्छा लगा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन अब समझ में आ रहे होंगे कि क्वेश्चन में क्या पार्ट ट्रिकी रहता है, कहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके लिए वो कहते हैं कि रे ऑप्टिक्स डिफिकल्ट है, लेकिन रे ऑप्टिक्स ईजी चैप्टर है। ठीक है, बस थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग चाहिए इसके लिए। ओके, कमेंट सेक्शन में लिख देना #नोडर। ओके, क्लियर है? तो विद दैट वी फिनिश टुडेज लेक्चर। तो फिर फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इंप्रूव हो सकता था, तो फिर राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट। ओके, स्ट्रीम लाइक कर देना अगर आपके दोस्त हैं, तो फिर उनसे अगर आपके दोस्त भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नीट, तो फिर उनके साथ भी शेयर कर देना। ओके, कमेंट कर देना #नोडर एंड विद दैट वी फिनिश टुडे स्ट्रीम। तो मिलते हैं अगले स्ट्रीम में। ठीक है, उसके पहले आपका टेस्ट है, तो फोकस ऑन द टेस्ट एंड डीपीपी आपको आज रात तक मिल जाएगी, तो अटेम्प्ट कर लेना। ओके, और अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो फिर पैनिक मत करना। ठीक है, स्टे काम, क्वेश्चन बन जाएंगे, बस वापस अटेम्प्ट करते रहना जब तक ना बने। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सोच रहा हूँ कि अगला लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस का रखूँ, लेकिन देखते क्या रखेंगे। ठीक है,
So we'll meet in the other lecture. So all the best for your test, and I hope you do well. Okay. Bye guys. I'll see you later. Comment kar dena #Noda, and I'll see you later. Bye. Bye Meghna. Bye.